मेरा नाम काजल आनंद कुमार चौहान है। मैंने यूपीएससी 2023 वाले एग्ज़ाम में 753 रैंक हासिल की है। मैं बिलॉन्ग करती हूँ गोरेगाँव, एक गोंदिया डिस्ट्रिक्ट में गाँव है, महाराष्ट्र में, वहाँ से। और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तब मेरी उम्र थी 21। इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। फर्स्टली मैं जिस एरिया से बिलॉन्ग करती हूँ वो थोड़ा बैकवर्ड एरिया है, जो एक बॉर्डर एरिया पड़ता है बालाघाट, मीन्स एमपी, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे। सो वहाँ पे डेवलपमेंट लेवल बहुत कम है। वहाँ पे जनरली लोग एस्पायर नहीं करते कि हम इतनी बड़ी पोस्ट के लिए सोचे भी, लेकिन उस जगह से ये सब सोचना कि मुझे इस पोस्ट के लिए तैयारी करनी है, ये बहुत बड़ी बात थी। और इस चीज़ के लिए मैं अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहूँगी। सबसे बड़ा रोल इन सब चीज़ में मेरे ग्रैंडफ़ादर का था, जिन्होंने मुझे ये ड्रीम दिलाया कि आपको कलेक्टर बनना है। जब मैं 4th स्टैंडर्ड में थी, 5th स्टैंडर्ड में थी, मेरा परफ़ॉर्मेंस अच्छा था कि मैं एजुकेशन में अच्छी हूँ। बट वो होता है ना कि गर्ल्स को अपॉर्च्युनिटी थोड़ी कम दी जाती है। बट मैं इतनी लकी हूँ कि मेरे फैमिली ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मैं इतने आगे, इतने छोटे गाँव से दिल्ली तक आने का सफ़र मेरे लिए थोड़ा मुश्किल रहा, बट मेरी फैमिली हमेशा मेरे साथ थी, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मेरे दादाजी ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है और मेरे पापा, मम्मी, भाई दे वर ऑलवेज़ विथ मी। ये जर्नी आपको पता है कि दिल्ली आने का सफ़र और दिल्ली में लगने वाले खर्चे बहुत होते हैं। और यूपीएससी एक इतनी मेंटली टफ जर्नी होती है कि यहाँ पे सर्वाइव करना ही बड़ी बात है। तो इस चीज़ के लिए मैं अपने फैमिली का सबसे ज़्यादा शुक्रिया करना चाहूँगी। उसके अलावा मेरे फ्रेंड्स में विकास वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हु सपोर्टेड मी थ्रू आउट माय जर्नी हियर। उसके अलावा टीचर्स होते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। नेक्स्टली मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहूँगी। लाइक मैं सॉरी मैंने अपना मैंने अपना स्कूल एजुकेशन स्टार्ट किया। एक सीबीएसई स्कूल थी, सेंट जेवियर्स करके, वहाँ से 10th तक। उसके बाद मैंने ज़िला परिषद स्कूल है, जानिया तीमत ज़िला परिषद स्कूल, गाँव से ही किया। उसके बाद मेरा कॉलेज हुआ है इन बैचलर्स ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री, बॉटनी, ज़ूलॉजी फ्रॉम गोरेगाँव ओनली। उसके बाद मैंने 2022 से अपनी जर्नी स्टार्ट की यूपीएससी की, दिल्ली में आके। लेकिन मेरा प्रिपरेशन का रियल फेज स्टार्ट हो गया था जब कोविड स्टार्ट हुआ। यानी तब मैं कॉलेज के सेकंड ईयर में थी। उस टाइम मैंने सोचा कि कोविड का कुछ प्रोडक्टिव यूज़ लिया जाए। तो मैंने सेकंड ईयर में अपने फादर से कह के बुक्स मंगवाई थी, एनसीईआरटीज़। मैंने बेसिकली एनसीईआरटीज़ पढ़ी और उस टाइम मैंने अनअकैडमी की जो फ्री क्लासेस होती है वो लेने की कोशिश की कि थोड़ा आइडिया आ जाए कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, यूपीएससी का सिलेबस क्या होता है, वो पढ़ा उस टाइम। तो इन वजह से कुछ आइडिया आया कि हमें करना क्या है, कैसे करना है। देन वहाँ के मेंटर्स ने थोड़े क्वेश्चंस बताए, पीवाईक्यूज बताए, तो उससे थोड़ा आइडिया आया। देन धीरे धीरे ये पता चला कि हमें न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, तो न्यूज़पेपर स्टार्ट किया। न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्टिंग में किसी को भी नहीं आती है। मैंने भी पहले पूरा पेपर पढ़ना सीखा, लेकिन तब हम ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि यूपीएससी के लिए रेलिवेंट क्या है और रेलिवेंट क्या नहीं है। सो जब हम पीवाईक्यूज पढ़ते हैं और सिलेबस रिवाइज करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। सो उस टाइम धीरे धीरे बेस बनते गया कि मैं बस पढ़ती जाऊँ। तो मैंने एनसीईआरटीज़ पढ़ी। एनसीईआरटीज़ के बाद न्यूज़पेपर पढ़ा और मैं डेली क्वेश्चंस लगाती थी जो अनअकैडमी के फ्री क्लासेस में आते हैं। सो उस टाइम मुझे अपना टाइम प्रोडक्टिवली यूज़ करना था। सो मैंने ये सब किया। फिर जब मेरा बेस प्रिपेयर हो गया था, यानी किसी भी चीज़ के लिए आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। सो इस टाइम मैंने अपना फाउंडेशन पे थोड़ा काम किया। देन मैं दिल्ली आई। मुझे पहले ऐसा लगता था कि दिल्ली में मोस्ट ऑफ द बच्चे जो होते हैं वो बड़े-बड़े, यानी बहुत अच्छे-अच्छे बैकग्राउंड से होते हैं, लाइक आईआईटीज़, एनआईटीज़, बड़े-बड़े एम्स वाले कॉलेज से होते हैं। तो मेरा सिलेक्शन तो मुश्किल है, क्योंकि मैं जिस एरिया से बिलॉन्ग करती हूँ, जिन कॉलेजेस से मैंने पढ़ा है,
वो कभी उस स्टैंडर्ड की थी नहीं जहाँ पे बच्चों का इंटेलेक्चुअल लेवल बनाया जाता है, उनको स्पीकिंग सिखाई जाती है, उनकी पर्सनैलिटी बनाई जाती है। तो मुझे लगा मेरे लिए मुश्किल है। पर जब मैं दिल्ली आई, मैंने कोचिंग के लिए सोचा। मैंने नेक्स्ट आईएएस नाम की कोचिंग जॉइन करी थी। अ, जब वहाँ पे फर्स्ट टेस्ट हुआ, पहले तो कॉन्फिडेंस नहीं था कि इतने सारे बच्चे हैं और सारे अच्छे-अच्छे कॉलेजेस से आए हैं तो मेरा मुश्किल है। बट जब मैंने फर्स्ट टेस्ट दिया तो मैं मेरे बैच में से बहुत अच्छे रैंकिंग में थी, लाइक 1 और 2। सो उस समय लगा कि यार मेरे यानी पॉसिबल तो है, मैं भी कर सकती हूँ। तो उस टाइम थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। उससे पहले ऐसा था कि यार थोड़ा कॉन्फिडेंस कम था कि एग्ज़ाम मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि बहुत कम बच्चे होते हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला होता है इन सब। यानी ऐसा माना जाता है कि यूपीएससी वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स में आती है इंडिया में। सो ये एक डीमोटिवेटिंग फैक्टर होता है कि 10 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, तो मैं क्या उन हज़ारों में से होंगी जिनका सिलेक्शन होगा। बट जब नेक्स्ट आईएएस में मैंने फर्स्ट टेस्ट दिया था तब थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। जब आप उन लोगों में आते हो जो बहुत अच्छे बैकग्राउंड से और आप उनमें रैंक कर जाते हो, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, आपके नए दोस्त बनते हैं जिनके कांटेक्ट में आके आप सोचते हो कि यार मैं इसके ऊपर भी जा सकती हूँ। तो फिर 1 साल 1.5 साल की कोचिंग रही और उस कोचिंग के दौरान मुझे लगा कि ठीक है, धीरे-धीरे मेरा प्रोग्रेस बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि कम हो रहा है। तो वो उस कॉन्फिडेंस ने मुझे एंडिंग के एग्ज़ाम में जब आप 2 घंटे बैठते हैं, तब फ़ील कराया कि व्हाट मैटर्स इज़ हार्ड वर्क। आपने जितने भी साल, अगर मैंने अपने सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज से स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, वो बाय सेल्फ था। मैंने सेल्फ स्टडी से स्टार्ट किया, कोचिंग ने बस मुझे थोड़ा गाइड किया कि आप थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट करिए। तो वो कॉन्फिडेंस बूस्ट है, उसके बाद वो 2 घंटे एग्ज़ाम में आप जितना कामनेस लेवल था और मेंटल स्टेबिलिटी थी कि ठीक है, कितना भी टफ एग्ज़ाम होगा, मेरे में एक कॉन्फिडेंस लेवल है कि मैं कर सकती हूँ। तो दैट वाज़ द प्लस पॉइंट फॉर मी। और मेजरली मुझे ऐसा लगता है कि 80% ऑफ द एग्ज़ाम इज़ बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स। सो मैंने मेरा बेस बनाया करंट अफेयर्स से। लाइक मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था न्यूज़पेपर पढ़ना, न्यूज़पेपर के नोट्स बनाना। मैंने न्यूज़पेपर की यानी कभी आदत नहीं छोड़ी, डेली पढ़ा। लाइक जब मैंने फर्स्ट डे ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो न्यूज़पेपर पढ़ना मेरे लिए इसेंशियल था। वहाँ से धीरे-धीरे जब मैंने सिलेबस पढ़ा तो रियलाइज़ हुआ कि ये पढ़ना चाहिए, इसके नोट्स बनाने चाहिए। लाइक जब हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, अभी इलेक्शंस का दौर चल रहा है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन निकालना, उससे रिलेटेड लक्ष्मीकांत में चैप्टर पढ़ना। आपको पता है कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत होती है। आप अगर एक भी सोर्स फॉलो करते हैं वो आपके लिए इनफ होता है। सो मैंने पॉलिटी के लिए देन अगर मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करना चाह रही हूँ तो मैंने उसी चैप्टर को लक्ष्मीकांत में पढ़ लिया। उसके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन सर्च कर ली गूगल पे, आप टाइप कर लीजिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और यूपीएससी लिख दीजिए, उससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ लीजिए। सो ये आपके लिए यानी हेल्पफुल ठहराता है कि आपने एक बार उसका नोट्स बना लिया, अगर वो बार-बार न्यूज़ में है तो आपको वापस नहीं करना पड़ेगा। और यही चीज़ें हर स्टेज में हेल्प करती है। लाइक प्रीलिम्स में किसी ने पूछ लिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, उनकी एज लिमिट, तो आप बता सकते हैं। मेंस में उनका एनालिसिस पूछ लिया कि इफ़ेक्टिव है या नहीं, उसमें भी बता सकते हैं। अगर इंटरव्यू में आप आपसे पूछ ले कि कितने कंट्रीज़ में इलेक्शन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल क्या है, तो जो एक होता है, एक टॉपिक आप कर रहे हो उसको आप मल्टी डायमेंशनल व्यू में कवर कीजिए, तो आपको वो हर तरीके से हेल्प करेगा। आप ऐसे नॉर्मल सिटीज़न कहीं पे भी जा रहे हैं, फिर भी आपको वो हेल्प करेगा कि आप डिबेट कर सकें, आपकी एक प्रोफ़ाइल बढ़ जाती है उस समय। सो मुझे ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तीनों स्टेज में यूपीएससी के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, न्यूज़पेपर इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैगज़ीन के लिए मैं कहूँगी कि मैंने मैगज़ीन पढ़ी नहीं क्योंकि मैं रिवाइज़ नहीं कर पा रही थी उसे, क्योंकि टाइम इतना होता नहीं है। आप आधा टाइम लाइब्रेरी में रहते हैं, आधा टाइम कोचिंग में रहते हैं। उसके बाद मैगज़ीन रिवाइज़ करना पॉसिबल नहीं होता है। आप एक बार पढ़ लेंगे लेकिन नेक्स्ट टाइम पढ़ना मुश्किल हो जाता है, यानी रिवाइज़ करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। उम, तो न्यूज़पेपर
की बात कर रहे थे हम, न्यूज़पेपर इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। न्यूज़पेपर के बाद आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है यूपीएससी का सिलेबस। आप जितने ज़्यादा थॉरोली, या फिर अगर आप दिन में सुबह उठ रहे हैं, पहले आप सिलेबस पढ़ रहे हैं। सिलेबस को रटना नहीं है, जब आप रेगुलरली एक चीज़ को 30 दिन भी पढ़ते हैं, आपके दिमाग में कुछ चीज़ें बैठ जाती है कि यार ये तो मैंने सुना, ये तो मैंने पढ़ा है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँगी प्रीलिम्स का। जब प्रीलिम्स का टेस्ट हुआ था, इस बार वाला पेपर थोड़ा डिफरेंट था, थोड़े बेसिक सवाल पूछे थे, करंट अफेयर से सवाल नहीं थे। पर जब मैंने वो पेपर देखा, मुझे लगा यार ये तो अटेम्प्टेबल ही नहीं है। इसमें से तो मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन जो मैंने पढ़े हैं, अगर मैंने पीटी 365 पढ़ी है, तो ये तो बस 5 सवाल आ रहे हैं मुझे, इसके ऊपर तो सवाल आ ही नहीं रहे। बट मैंने उसको बस ऊपर से देखा, 2-3 बार देखा, तब मुझे लगा यार बैक ऑफ द माइंड वो रहता है कि अगर मैंने मॉक टेस्ट लगाया है, मैंने ऑलमोस्ट प्रीलिम्स के लिए 50 से 60 पेपर लगाए थे। तो वो एक कॉन्फिडेंस था कि मैं अगर 2 घंटे बैठ रही हूँ मॉक टेस्ट देने, तो मेरा स्कोर जीएस में जा रहा है 190। तो अगर मैं सवाल कर भी रही हूँ मेन पेपर में बैठ के, तो मेरा स्कोर चले ही जाएगा, मैं कट ऑफ क्रॉस कर लूँगी, इतना मुझे कॉन्फिडेंस था उस टाइम। तो मैंने उस टाइम 85 सवाल अटेम्प्ट किए। मुझे डायरेक्टली 5 सवाल आ रहे थे, बट बैक ऑफ द माइंड अपनी मेमोरी इतनी स्ट्रांग होती है कि मैं अगर किसी भी चीज़ पे डिसीजन ले रही हूँ तो सही है। तो मैंने उस टाइम वही किया कि मैंने अपना डिसीजन स्ट्रांग रखा कि जो मैं सवाल अटेम्प्ट कर रही हूँ वो सही है नहीं है। तो वो हुआ कि मैंने 85 सवाल अटेम्प्ट किए और मेरा प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर हो गया था। मुझे प्रीलिम्स के जीएस में 78 मार्क्स है। तो और उसके बाद था सीसैट का पेपर। सीसैट में मैं जनरली बता दूँ आपको, मेरा सीसैट वीक पॉइंट था, बट बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि सीसैट इज़ ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। सो मैंने सीसैट में ये किया कि मैंने इंग्लिश और रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग किया था, क्योंकि मेरा मैथ्स बैकग्राउंड नहीं था। सो मैंने इंग्लिश को अटेम्प्ट किया था 1 घंटे में, और उसके बाद जो 1 घंटा बाकी था उसमें मैंने रीजनिंग पे फोकस, लेकिन मैंने पहले ही मैथ्स के सवाल देख लिए थे। मुझे पता था कि मैथ्स के सवाल बन नहीं रहे हैं, तो इनमें टाइम वेस्ट करना इज़ नॉट गुड। सो मैंने इंग्लिश और रीजनिंग पे फोकस किया और मैंने 42 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, और इससे मेरा कट ऑफ तो ऑलमोस्ट क्लियर हो गया कि 67 मार्क्स है, जस्ट आई वाज अबव द कट ऑफ। सो आई थिंक हार्ड वर्क तो होता है, बट थोड़ा लक फैक्टर भी होता है, क्योंकि अगर एक भी क्वेश्चन इधर उधर हो जाता तो शायद मैं लिस्ट से बाहर होती, है ना। सो मैं यही कहूँगी कि थोड़ी अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए, शायद लक आपके साथ आ जाए उस टाइम। मैं सी सेट पे हमेशा एवरेज मुझे मार्क्स होते थे, 50-40 ऐसे मार्क्स होते थे, लेकिन वो है ना कि भरोसा किया था कि हो जाएगा करके, तो हो गया। उसके बाद हमने मेंस की तैयारी स्टार्ट करी। जैसा रिजल्ट आया, लाइक माय पेरेंट्स वेयर हियर कि अगर नहीं हुआ तो वापस गाँव चलना है। लेकिन मेरी इच्छा थी कि यार कुछ भी हो जाए, मुझे दिल्ली रहना है, दिल्ली ही रह के अपना जो ड्रीम होता है वो सक्सेस करना है। सो मैं 12 जून को दिल्ली आई थी वापस, रिजल्ट आएगा करके। तो रिजल्ट आया, रिजल्ट में मेरा क्लियर हो चुका था। फिर मैंने मेंस के लिए थोड़ी तैयारी करने की कोशिश की, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मेरी एज भी कम है, और मुझे उतना एक्सपीरियंस भी नहीं है यूपीएससी में। सो मेंस के लिए मैं बहुत कंफ्यूज थी, लाइक क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है। फिर ये हुआ कि मैं आंसर राइटिंग का आपको बता दूं, मैंने आंसर राइटिंग पहले ही स्टार्ट कर दी थी जब मैं सेकेंड ईयर में थी कॉलेज के। मैं डेली नहीं लिखती थी कभी, लेकिन मैं डेली आंसर्स पढ़ने की कोशिश करती थी। एक इनसाइट सिक्योर करके प्लेटफॉर्म है जो फ्री इनिशिएटिव है, इनसाइट आईएएस का। वहाँ पे डेली 8 क्वेश्चंस अपलोड होते हैं, आपको क्वेश्चंस करने होते हैं, और वो पीयर रिव्यू होता है, आपको खुद ही आंसर्स लिखने हैं। जब आप दूसरों के आंसर्स पढ़ते हैं ना, आपको पता चल जाता है कि मुझे क्या लिखना है, मेरे में क्या कमी है, मुझे क्या ऐड करना चाहिए, और मेरा आंसर फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। सो उस इनिशिएटिव ने मुझे ये हेल्प किया कि मुझे अपना इंट्रोडक्शन कैसे बनाना है, मुझे अपना बॉडी कैसे होना चाहिए, और मेरा कंफ्यूजन कैसे होना चाहिए, और इन सबको मैं अपने फॉर्मेट में कैसे लाऊँ कि वो अट्रैक्टिव लगे। सो धीरे धीरे
3 साल के दौरान ये हैबिट डेवलप हुई कि आंसर राइटिंग कैसे की जाती है। जब आप फर्स्ट टाइम लिखते हैं आपको लगेगा कि आपने बहुत बुरा लिखा है, बट धीरे-धीरे जब आप देखते हैं ना 1 साल के दौरान क्या चेंजेस हो रहे हैं, मैं क्या ऐड कर पा रही हूँ। और ये वैल्यू एडिशन होता है जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जब आप एनसीईआरटीज़ पढ़ रहे हैं, जब आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रहे हैं। तो इस जर्नी के दौरान उस इनसाइट सिक्योर प्लेटफॉर्म ने मुझे बहुत हेल्प की कि मैं क्वेश्चंस कर पाऊँ, मैं जो टॉपर्स हैं उनके क्वेश्चंस एनालाइज कर पाऊँ। तो इससे एनालिसिस भी बढ़ा मेरा कि मुझे और क्या ऐड करना चाहिए, मेरे में और क्या फैक्ट्स ऐड ऑन होने चाहिए, तो मैंने वो किया। और मेंस के दौरान ये था कि मैं आपको बता रही थी कि मेरी आंसर राइटिंग का फॉर्मेट अच्छा था, बट उसे 3 घंटे में कैसे कवर करना है, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क था, क्योंकि जब आप कोचिंग में टेस्ट लिखते हैं आपके एक आंसर कंप्लीट नहीं होता है 7 मिनट में। तो मैंने जब मैंने जब अपने कोचिंग में एक एथिक्स का टेस्ट दिया था, मेरा फर्स्ट टेस्ट में स्कोर था जस्ट 48 250 में से। वो मेरे लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग था, बट जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक पढ़ी कि आंसर्स कैसे लिखने हैं, तो एक अ, वो होता है ना कि कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ऐसा-ऐसा होना चाहिए, मुझे ये डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, एथिक्स के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, कैसे करें। तो मैंने बस पीवाईक्यूज़ पढ़े और डेफिनेशंस पढ़ने का काम किया और सिलेबस मेरे हाथ में रखा। तो फिर मैंने पेपर लिखा नेक्स्ट टाइम, पेपर कंप्लीट करने की कोशिश की, तो पेपर कंप्लीट हुआ। लेकिन वो है ना कि आपकी स्पीड कितनी है, वो मैटर करता है। फर्स्ट टाइम मुझे लगा कि मुझे अच्छे आंसर्स लिखने हैं। नेक्स्ट टाइम मैंने सोचा कि ठीक है, आंसर्स तो अच्छे होने चाहिए, लेकिन आप अगर कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे हो पेपर, तो उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। यानी आप फिर उन लोगों से पीछे हो जाओगे जिन लोगों ने पेपर कंप्लीट किया और अच्छे अच्छे भी आंसर्स लिखे हैं। लेकिन मैटर वो करता है कि अगर 20 सवाल है, तो आप अच्छे से 6-7 ही सवाल कर सकते हैं, लेकिन आपका पेपर कंप्लीट होना चाहिए। तो मैंने फिर फ़ोकस किया कि अपनी स्पीड बढ़ाई जाए। मेरी स्पीड उन 3 महीनों में बढ़ी, क्योंकि जब आप उस कॉम्पिटिशन फ़ेज़ में चले जाते हैं, तब आपको स्पीड बढ़ानी होती है मेंटली भी कि मुझे पेपर कंप्लीट करना है, मुझे उन लोगों के बीच आना है, जो इस जगह 20,000 लोग आए हैं कंप्लीट करने, मुझे 3,000 में आना है जो इंटरव्यू दे रहे हैं। तो उस समय वो माइंडसेट होता है कि यार एक सपना सोचा और वो सपना पूरा करना है। तो उस टाइम बस वही सोचा। अ, और मेंस के लिए जब जब प्रीलिम्स हो गया था ना, तब मेंस का ये हुआ कि मैंने अप्रोच किया बहुत लोगों की कोचिंग में, टीचर्स को अप्रोच किया कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए। 4 लोगों ने 4 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ बता दी। तो मेरे लिए डिफ़िकल्ट टास्क था। मुझे लगा 3 महीने में सिलेबस कवर करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो एक भैया थे जिन्होंने, एक मयंक गुप्ता करके भैया है, उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए, 3-4 बार इंटरव्यूज़ दिए, उन्होंने बहुत सारे अटेम्प्ट्स दिए, वो ऑलरेडी टैक्स इंस्पेक्टर है। उन्होंने फिर मुझे गाइड किया कि मेंस की प्रिपरेशन कैसे करो। उन्होंने ही बताया कि आप पहले 1 महीने में एथिक्स करिए, उसके बाद ऐसे एथिक्स, ऐसे और ऑप्शनल कवर कीजिए। तो फिर मैंने अपने 1 महीने में मैंने कोई मॉक टेस्ट नहीं दी, मैंने बस 1 महीना इन 3 चीज़ों पे फ़ोकस किया। नेक्स्ट 2 मंथ्स मैंने अच्छे से टेस्ट सीरीज़ दी, और टेस्ट सीरीज़ में मेरा परफ़ॉर्मेंस ऐसा भी नहीं कि बहुत अच्छा था, लेकिन नॉर्मल में था कि मेरा रैंक टॉप 30s में आ जाता था। सो ये सब मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था। अ, फिर मैं आपको बता दूँ ऑप्शनल के लिए कैसी मैंने तैयारी की। बहुत बच्चों का सवाल होता है कि ऑप्शनल चूज़ कैसे किया जाए। मैंने ऑप्शनल चूज़ करने के लिए थोड़ा टाइम लिया। मैं आपको बताया कि मेरा कॉलेज के सब्जेक्ट्स थे बॉटनी, केमिस्ट्री, ज़ूलॉजी। तो जनरली ये सोचा जाता है कि आप इन 3 सब्जेक्ट में से एक लेंगे। तो मैंने पहले बॉटनी ट्राई किया कि शायद ये मेरे से कवर हो जाए, तो मैंने उसका सिलेबस देखा। मैंने उसको ट्राई किया कि एक बार बुक्स लेके बैठूँ और करूँ। लेकिन वो हो रहा था कि मैं 1 महीने में बस 1 टॉपिक कर पाई थी। तो आपको ये भी करना है कि आपका स्मार्ट वर्क होना चाहिए स्टडीज़ में। तो मैंने फिर मुझे लगा कि ये अगर मैं करते रही बॉटनी कंटिन्यू, सो मेरा क्लियर होना मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा और इसका सिलेबस भी बहुत बड़ा है और मेरा मास्टर्स भी नहीं हुआ है। मेरा बस बैचलर्स हुआ था और बैचलर्स में मुझे ये कवर करना मुश्किल हो जाएगा।
सो मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स देखे, सोशल मीडिया का यूज़ लिया, तो मुझे पता चला कि सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी ये थोड़े सब्जेक्ट है जिनका सिलेबस कम है और स्कोरिंग है।